Welcome back, dear children. Greetings of the day. I hope you all are fine. Previously, we were talking about the Lok Sabha, the Rajya Sabha, how their elections are conducted, how their members are chosen, and what is the tenure, what is the eligibility, and all. Let's recap once again. लोक सभा के इलेक्शंस के लिए जगह, किसी भी जगह को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर जीतता है. जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर जीतते हैं वो विनिंग पार्टी होती है, और उस विनिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. और अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास बाकियों से ज़्यादा वोट तो हैं बट स्टिल उसको लोकसभा यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए भी इनफ मेंबर्स नहीं हैं उनके पास, तो जो उनके साथ उनका माइंडसेट या उनकी जो मतलब पॉलिसीज़ वो आगे लेकर चलने वाले हैं, उनसे अगर कोई मेल खाती कोई और पार्टी हो तो वो उनके साथ ग्रुप बना सकती है, जिसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है. ऐसी गवर्नमेंट एक कोalition गवर्नमेंट कहलाती है. और वो कोalition गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं खुद में से ही, और वो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है. और फिर राज्यसभा जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुनी जाती है, उसको चुनने का तरीका अलग होता है. ठीक है. ये जो चीज़ें थी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी. टुडे वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इन इंडिया परफॉर्म्स अ प्लेथोरा ऑफ फंक्शंस. प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ढेर सारा या ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ होती है ना. तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे फंक्शंस, अबंडेंस में फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करती है, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव यानी कि रूल्स बनाने से लेकर रूल्स को एग्जीक्यूट करवाने तक, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना और जुडिशरी को हैंडल करना भी, ये भी पार्लियामेंट का काम होता है. इसके अलावा फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म करती है पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन हैं हम पूरा डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहला काम तो फॉरमोस्ट जो काम है पार्लियामेंट का वो है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना कैसे किया जाता है देखते हैं. प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनको MLAs कहा जाता है, एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिनको MPs कहा जाता है. ये सारे MLAs और MPs मिलकर एक मेंबर को चुनते हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है. When a single political party does not get the required majority to form the government, different political parties come together to form a coalition government. जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके मेंबर्स बाकी पार्टी से ज़्यादा तो है बट फिर भी इतने नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सकें, तो उनके साथ एक ग्रुप या दो ग्रुप, मतलब जो एक पार्टी या दो पार्टी मिलकर, मतलब लाइक माइंडेड होना चाहिए उनका, उनके विचार, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मेल खाती हों, तो वो मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं. After inferring the result of the election, the leading party or a coalition is announced as the ruling party. और जो coalition गवर्नमेंट है या जो सिंपली मेजॉरिटी से जीतती है जो पार्टी, वो रूलिंग पार्टी होती है और वो गवर्नमेंट बन जाती है. और वो अपने में से ही एक पर्सन को चुनते हैं जो उनका लीडर होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर. देन ही सेलेक्ट्स हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग देम. फिर वो प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस ग्रुप में से कुछ लोगों को चुनते हैं जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं. जैसे किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को अभी रिसेंटली एक नई मिनिस्ट्री लॉन्च हुई थी जल शक्ति. इस तरीके से अलग अलग पोर्टफोलियोज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. दिस टीम वर्क्स टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. और ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो और उनके दूसरे मिनिस्टर्स की जो टीम है वो मिलकर क्या काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर. देखो प्राइम मिनिस्टर अकेले ही सब कुछ नहीं करते हैं. अब जैसे सपोज़ एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं. आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल सर हैं, जो भी हैं, वो
अकेले आपके स्कूल को नहीं चला सकते, तो उन्होंने अपने अंडर काम करने के लिए या अपने काम को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए उन्होंने टीचर्स को रखा हुआ है। टीचर्स से भी ऊपर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो टीचर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रिंसिपल मैम या सर ने कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया ताकि वो प्रिंसिपल मैम को कोऑर्डिनेट के काम में कोऑर्डिनेट करवा सके, और कोऑर्डिनेटर्स आगे टीचर्स के काम को कोऑर्डिनेट करवाते हैं। इसी तरीके से मिनिस्ट्री भी चलती है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि एग्जीक्यूटिव का यानी कि रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने वाला जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, उनका बहुत मेजर फंक्शन होता है, क्योंकि यही लोग जो है सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। रूल बना तो दिए जाते हैं पर उनको फॉलो करना भी तो ज़रूरी है ना। इसीलिए जब कोई लॉ या कोई पॉलिसी निकाली जाती है तो सिर्फ निकाल देने से क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी तो ज़रूरी है ना उसका। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव का एक कोर पार्ट है, एक अहम हिस्सा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, जैसे कि रेलवेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके हेड होते हैं। और इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करवाना हो तो कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अच्छी मिनिस्ट्री का मतलब यही होता है कि वो हर पॉलिसी को, हर लॉ को, हर रूल को, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री कहलाती है। फिर बात आती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैव इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ सम मिनिस्ट्रीज और आर प्लेस्ड अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो हैं वो पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट दोनों को ही असिस्ट करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है पार्लियामेंट का नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने के बाद, वो होता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। देखो, लेजिस्लेटिव जो है वो अपना काम पूरा अच्छे तरीके से करते हैं कि लॉज बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जो एग्जीक्यूटिव करता है। अ की एलिमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज दैट द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। Thus the parliament exercises control over the executive through various ways. पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट ऑफ इट्स पॉलिसीज इन पार्लियामेंट। इट इज़ द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म वेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज और पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री आर डिस्कस्ड। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ का पूरा ब्यौरा पार्लियामेंट में देना होता है कि वो किस तरीके से काम करेगी। पार्लियामेंट वही लोग हैं जो मेंबर्स हैं जो चुने गए हैं, और सभी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि सब अपना अपना व्यू उसमें दे सकते हैं, तो उस पॉलिसी को और अच्छा बनाया जा सकता है या उसके वीक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की जा सकती है। Whenever a bill is moved, the members can discuss its merits and demerits. The opposition can criticize the government inside the parliament if they think that certain government measures pose a threat to the right of citizens. जब भी कोई बिल पास होता है, यानी कि पॉलिसी बनाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो बिल मूव किया जाता है, सभी मेंबर्स के साथ डिस्कशन होती है उसके मेरिट्स यानी कि उसके फ़ायदे और उसकी डीमेरिट्स और उसके नुकसान के बारे में। और जो ओपोजिशन है, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो खिलाफ जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं वो ओपोजिशन कहलाती हैं। वो ओपोजिशन अगर सोचती हैं कि भाई ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो बिल पास किया जा रहा है, जो आगे चल के एक रूल या पॉलिसी बनेगा, वो आम लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है, तो वो ओपनली क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ओपनली बोल सकते हैं सभी मेंबर्स के सामने कि भाई ये गवर्नमेंट जो लॉ पास कर रही है वो सबके लिए नुकसानदायक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे मोशंस होते हैं जो पार्लियामेंट यूज़ करती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशन इज़ कॉल्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इस तरीके का आप कह सकते हैं कि मोशन होता है जिससे कि मतलब कि कोई पॉलिसी प्रपोज करती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी प्रपोज करती है और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई ये पॉलिसी जो है वो ख़तरनाक होगी, तो वो उसके अगेंस्ट जाके कह सकते हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि किसी भी बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है, और मेजॉरिटी अगर सपोर्ट नहीं करती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। The Parliament can also discuss matters of urgent public importance by moving, calling attention notices and adjournment motions.
An adjournment motion seeks to suspend the work of the House so that some matters of urgent public importance can be discussed. During a calling attention notice, a member of the legislature may call the attention of a particular minister to any matter of urgent public importance which needs immediate attention. जब डिस्कशन चल रहा होता है तो बीच में कुछ अगर अर्जेंट सिचुएशन अगर लगती है डिस्कशन की, तो वो डिस्कशन पहले की जा सकती है. ये काम भी पार्लियामेंट में हो जाता है. पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्स टाइम कॉल्ड द क्वेश्चन आवर इज केप्ट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स अबाउट इश्यूज रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में. देन वी विल टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स. In India, the parliament has the power to make new laws and modify or abolish existing laws. Let us see how laws are made in a parliament. इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए लॉज बना सकती है या पुराने लॉज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको मॉडिफाई कर सकती है या पूरे तरीके से ख़त्म कर सकती है अगर उनमें कुछ बार बार इशू आ रहा है, बहुत बड़ा इशू आ रहा है तो. चलो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है. प्रपोजल फॉर अ लॉ इज़ कॉल्ड अ बिल. किसी भी लॉ को बनाने के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है उसे बिल कहते हैं. बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल भी नहीं. दिस इज सिंपली कॉल्ड अ बिल. द प्रपोजल फॉर एनी लॉ इज कॉल्ड बिल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स. दो तरीके के बिल होते हैं. कौन सा? बिजली का और पानी का, रेस्टोरेंट का नहीं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स. मनी बिल्स तो क्लियर है नाम से ही कि मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो मनी बिल इश्यूज़ जो लॉज बनाना चाहते हैं मनी से रिलेटेड वो मनी बिल्स होंगे. और ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. अंटिल अ बिल इज़ पास्ड थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर इट डज़ नॉट बिकम अ लॉ और एन एक्ट. जब तक कि कोई बिल एक प्रॉपर प्रोसीजर से पास होकर मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल नहीं कर सकता तब तक उसको लॉ या एक्ट बनने में टाइम लगता है या वो नहीं बन सकता है. ऑल बिल्स अदर दैन मनी बिल्स आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल्स. जो मनी बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है और जो ऑर्डिनरी बिल नहीं है वो मनी बिल है. सिंपल. देखो, जो लॉ पैसे से रिलेटेड नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा और जो पैसे से रिलेटेड है वो मनी बिल कहलाएगा. दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस. ये जो लॉज हैं ज़रूरी नहीं है कोई मिनिस्टर ही पेश करे. कोई भी प्राइवेट मेंबर हो हाउस का. हाउस कौन सा? हमारा हाउस नहीं. हेयर द हाउस इज़ कंसिडर्ड एज, जैसे राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है. इन दोनों हाउसेस में से कोई भी एक प्राइवेट मेंबर जो अभी गवर्नमेंट का जब गवर्नमेंट में एक्टिव है या नहीं है, चाहे ओपोजिशन में है चाहे रूलिंग पार्टी में है, प्रपोज किया जा सकता है. लेट अस अज्यूम दैट अ न्यू बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बाय एन एमपी. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में. इट विल अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसीजर टू बिकम अ लॉ. अब बिल को लॉ बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर चाहिए? व्हेन अ न्यू बिल इज इंट्रोड्यूस इट इज़ फर्स्ट डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द मेंबर्स एंड इज इम्प्रोवाइज्ड इफ नेसेसरी. सबसे पहले तो जब बिल इंट्रोड्यूस होता है वो मुंह से नहीं बोलते हैं. सिर्फ जब बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक रिटर्न में एक प्रपोजल होता है जो पेश किया जाता है. फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब डिस्कस करते हैं उसको, और उसमें अगर इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके अंदर, तो वो इम्प्रूवमेंट भी की जाती है. उसके बाद क्या होता है? द मेंबर्स देन वोट फॉर द बिल. फिर होती है वोटिंग. इफ़ देयर इज़ अ मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ इट द बिल इज़ पास टू द राज्यसभा. इंट्रोडक्शन सबसे पहले लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में होता है. ठीक है, तो लोअर हाउस की अगर मेजॉरिटी मिल जाती है उस बिल को तो फिर वो राज्यसभा के पास यानी कि अपर हाउस के पास पास ऑन कर दिया जाता है. द मेंबर ऑफ राज्यसभा में ऑल्सो सजेस्ट चेंजेस एंड देन रिटर्न इट. फिर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो उसमें कुछ चेंजेस अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं और फिर उसको वापस रिटर्न कर देते हैं. द फाइनल फॉर्म ऑफ द बिल इज़ देन सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज असेंट. और उसके बाद जो बिल है वो प्रेजिडेंट के पास उनके असेंट यानी कि उनकी कन्फर्मेशन के लिए जाता है. इट इज़ ओनली आफ्टर द प्रेजिडेंट साइंस इट दैट द बिल बिकम्स अ लॉ. और अगर प्रेसिडेंट जी उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल है वो एक लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है. हाउएवर इफ़ देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज द फाइनल डिसीजन इज़ टेकन इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पहले लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ से अगर मेजॉरिटी मिले तो अपर हाउस में जाता है.
तो इस तरीके से अगर कुछ क्लैशेस होते हैं तो क्या होता है कि जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेस की, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों के मेंबर प्रेजेंट हो। फिर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन। जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं और डिस्कशन करवाते हैं। फिर जो रिज़ल्ट निकलता है, अगर फिर दोनों हाउसेस की अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है और इस तरीके से वो साइन कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो वो लॉ या एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं कि चलो अब तक तो क्या था कि हम पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन लड़ते लड़ते हमने कुछ लोगों को जिता दिया, उन्होंने सरकार बना ली, वो मेंबर्स बन गए या एमएलए बन गए या एमपी बन गए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया। अब बना तो दिया, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट तो दे दी। अब उसके बाद अगर इन केस ये लोग कुछ घपला कर देते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इनको हटाना पड़ जाए, तो वो कैसे होगा? देखो, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उस पोस्ट के इंसान को हटाना उतना ही मुश्किल होगा। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर द वायलेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को वायलेट कर रहे हैं, कुछ खिलाफ करते हैं उसके। द वाइस प्रेसिडेंट मे ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा सपोर्टेड बाय द लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो उनके हटाने के फेवर में है तो, और इसमें लोकसभा भी उनका सपोर्ट कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा या सिर्फ राज्यसभा में ही होगा, दोनों में से किसी भी एक में हो सकता है इनिशिएट, स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। पार्लियामेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल जो पावर्स हैं वो भी पार्लियामेंट के पास बहुत तगड़ी वाली पावर्स हैं, तो पार्लियामेंट के पास पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकती है। फिर पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द यूनियन फाइनेंसेस। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट का पूरा पूरा अधिकार है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट इट्स बजट बिफोर द पार्लियामेंट। हर साल गवर्नमेंट को अपना बजट पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है। बजट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड इनकम एंड ऑलरेडी इनकर्ड एक्सपेंडिचर। बजट जो है वो उस गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, पूरे अपना जो टाइम, जितने टाइम तक वो एग्जिस्ट करेगी, वो कितना एक्सपेंडिचर करवाएगी या जितना एक्सपेंडिचर करवा चुकी है या फ्यूचर में कितनी इनकम वो करेंगे, वो सारा लेन देन जो है वो उसको बजट कहा जाता है। तो उसका सारा ब्यौरा पार्लियामेंट को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। द प्रपोजल्स ऑफ न्यू टैक्सेस एंड चेंजेस इन एग्जिस्टिंग टैक्सेस आर ऑल्सो need approval of the legislature. If the budget is not supported by the legislature, then the government has to resign. अगर उस बजट को लेजिस्लेचर सपोर्ट नहीं करता है, रूल मेकिंग ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो अगर सपोर्ट नहीं करता है तो गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट के पास ये भी बहुत बड़ा एक हथियार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। अमेंड का मतलब वैसे तो होता है ठुकाई पिटाई गढ़ाई, जनरल टर्म में हम ऐसे बात करते हैं, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अमेंड करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। एन अमेंडमेंट और चेंज इन एन एग्जिस्टिंग लॉ नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। स्मॉल चेंजेस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड मेजर पोर्शंस आर अमेंडेड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी इन द बोथ द हाउसेज। अगर किसी छोटे मोटी चीज़ को कोई छोटी सी चीज़ को अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी छोटी सी चीज़ को, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से मतलब क्लियर आउट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। और जो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको अमेंड करने की ज़रूरत है, तो दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि लोकसभा की भी 2/3 मेजॉरिटी और राज्यसभा की भी 2/3 मेजॉरिटी जो है अमेंड करने के लिए ज़रूरी है। नीड फॉर न्यू लॉज। पहली बात तो लॉज की ज़रूरत ही क्या है, और फिर जो न्यू लॉज हैं उनकी क्या ज़रूरत है, वो सब डिस्कस करेंगे हम हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। When the constitution was promulgated, it was meant to serve as a foundation for elected representatives for process of law making.
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब बनने के प्रोसीजर में था और जब डिक्लेयर कर दिया गया कि आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में आ गया है, तब से ही उसका कोर पर्पस रहा है कि वो सबको सर्व करे प्रॉपर तरीके से। विद टाइम सम लॉज बिकेम आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट, पर फिर कुछ समय ऐसा आया जब समय के साथ धीरे धीरे जो ये लॉज हैं वो आउटडेटेड हो गए या फिर जो मीनिंगलेस हो गए। अकॉर्डिंगली अ नंबर ऑफ न्यू लॉज हैव बीन पास, द ओल्ड वंस हैव बीन अमेंडेड सिंस 1950, और 1950 से लेकर अब तक कुछ नए लॉज भी बनाए गए हैं और कुछ पुराने लॉज को भी ठीक ठाक करके वापस री इशू किया गया। सम ऑफ द न्यू लॉज, कुछ नए लॉज, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019 जिसको RTE बोलते हैं, वो 2009 में किया गया था लॉन्च, विच गारंटीज फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच प्रोवाइड्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर, एक ऐसा एक्ट भी बनाया गया है जिसके तहत गरीबों को कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देना कंपलसरी है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विच फिक्स द वेजेस ऑफ वर्कर्स की वेजेस को, उनके जो मजदूरी हैं उनको फिक्स कर दिया गया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत। मतलब कोई भी अगर कहीं पर भी किसी भी मजदूर को हायर करता है पूरे इंडिया में, तो उसकी जो मिनिमम वेज है, उसकी जो मिनिमम दिहाड़ी बोलते हैं जैसे लोकल लैंग्वेज में, उसकी दिहाड़ी जो है वो कम से कम वाली लिमिट जो है वो फिक्स होती है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कौन कितना देना चाहता है वो डिपेंड करता है हायर करने वाले के ऊपर, बाकी कम से कम मजदूरी फिक्स है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI, एक है RTE, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एक है RTE राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में पास हुआ था, और एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच इंश्योर्स द पीपल्स राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट प्रोसेसेस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जो एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है जिसके तहत बहुत सारी चीज़ों में घपला होने के चांसेस जो हैं, स्कैम होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट को आम लोगों को उन गवर्नमेंट ऑफिसेज से उनके काम करने के तरीक़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का हक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच गारंटी 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये एक इस तरीके का एक्ट है जिसमें जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, यानी कि जिनको बेबी होने वाला है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनको सरकार जो है वो 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देती थी। पहले ये था, अभी उस 12 हफ्ते को 26 वीक्स कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन है। एंड ओवरव्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात आती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हमारे समाज में एक कुरीति है कि आज भी घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू अत्याचार बोलते हैं ना जिसे। द पार्लियामेंट हैज़ अ मेजर पार्ट टू प्ले इन लॉ मेकिंग। लॉज आर मेड इन अ नंबर ऑफ वेज। डाइवर्स सोशल ग्रुप्स यूजुअली वॉइस कंसर्न about the increasing need for bringing into force a specific law. In this regard, it is imperative on the part of Parliament to show sensitivity to the problems which people face. While framing laws, it is essential that particular groups of people should not be favored at the expense of others. जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ को बनाते समय ये चीज़ खास ध्यान में रखी जाती है कि भाई एक सोसाइटी के एक पार्ट को बेनिफिट करने के लिए दूसरों को ठेस ना पहुंचाई जाए। ड्यूरिंग द 1990s, वेरियस ग्रुप्स across the country voiced the urgency for a new legislation to curb the rising incidents of domestic violence. 1990s के टाइम में एक मतलब लोगों ने मिलजुल कर एक आवाज़ उठाई कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ भी कोई एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि घरेलू अत्याचार उससे पहले था ही नहीं, बहुत अति वाले मात्रा में था पहले भी, पर 1990s का युग एक ऐसा युग था जब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, लोग धीरे धीरे ज़्यादा समझदार हो रहे थे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने लग गए थे प्रॉपर तरीके से। पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत विस्तार हो रहा था पढ़ाई लिखाई का।
तो लोगों में समझ आने लग गई, तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की खिलाफत करनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार के खिलाफ भी एक लॉ होना चाहिए। इन 1999 a group of activists and lawyers called the Lawyers Collective held consultations throughout the country and played an active part in preparing the draft of the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. एक 1999 में कुछ एक्टिविस्ट और लॉयर्स ने मिलकर लॉयर्स कलेक्टिव ग्रुप बनाया था, जिसके चलते उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन बिल पास किया, मतलब आगे मूव ऑन किया। कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट बिल वर सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। जितने भी बड़े जो ऑफिसेस थे वहाँ पे उस बिल की जो कॉपी है, उस प्रपोजल की जो कॉपी है, उन लोगों को दी गई। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑन द ड्राफ्ट बिल, the Parliamentary Standing Committee came out with a set of recommendations which were tabled in December 2002 in the Rajya Sabha and then in the Lok Sabha। और ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको मतलब राज्यसभा और लोकसभा तक भी ला दिया गया 2002 तक। 3 बड़े साल लग गए करने में। कितनी दुविधा है ना हमारे देश की कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको इतना टाइम लग जाता है। प्रायर टू दैट अ नंबर ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन फॉर विमेन presented their submissions to the committee on the basis of which the bill was introduced the parliament in the 2002। फिर पार्लियामेंट के अंदर 2002 में उस बिल को पास कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ साथ। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन इट्स रिपोर्ट टेबल्ड इन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट गेव इट्स नॉट टू मोस्ट ऑफ द डिमांड्स मेड बाय द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ और वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो आवाज़ें उठाई थी, उसको एक नॉड दे दिया। नॉड यानी कि सिर, हाँ का सिर हिला दिया, मंजूरी दे दी अपनी। इवेंचुअली इन 2005 a new bill was reintroduced in the parliament following its passage in both the houses। the president gave his assent to it। और फाइनली 2005 में एक नया बिल रीइंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, जिसको दोनों हाउसेस में घुमाया गया अच्छे से, मतलब असेंट लेने के लिए दोनों हाउसेस का, और फाइनली प्रेसिडेंट को उनका असेंट लेने के लिए भेज दिया गया। और 2006 में फाइनली 7 साल बाद, 7 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद वो बिल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से लॉ बना के पास कर दिया गया और उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट में ला दिया गया। यानी कि बनते ही यूँ नहीं कि भाई आज बना दिया है तो साल भर बाद, 2 साल बाद जैसे सुविधा लगे तब इंट्रोड्यूस कर लेना, उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट में ला दिया गया। जैसे अभी की शिक्षा नीति जो बनाई गई, उसको शिक्षा नीति को बना के और इसी साल से लागू कर दिया गया। हालांकि उसमें चेंजेस आते टाइम लगेगा, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ बनाया गया था वो इमीडिएटली एक्शन में ला दिया गया। हालांकि चेंजेस आते आते बहुत सारे साल लग गए, पर हाँ, मैं 1991 से लेकर अब तक देखूं तो बहुत सारी चीज़ों में डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से सुधार आया है ये एक्ट बनने के बाद। द सिटीजन्स रोल हैज़ बीन ऑफ रिमार्केबल सिग्निफिकेंस इन एनेबलिंग द पार्लियामेंट टू डेवलप अ बेटर understanding of people's aspirations and expectations। Various legislations have been framed based on this understanding of people's needs। Actually, the voice of the citizens reflects the pressing need of the society। सोसाइटी की जो मतलब नीड है ना, लोग उसको वॉइस कर देते हैं। जैसे विचार हैं किसी के, अगर वो बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा किसी को। तो इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर जो भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, जब तक लोग खुद आगे चलकर उन विचारों को आवाज़ नहीं देंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी लॉ या एक्ट पास किया जाए। लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, अपने फेवर में बोलने की ज़रूरत है, लोगों के फेवर में भी बोलने की ज़रूरत है। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लोगों को अच्छी चीज़ों का साथ देना चाहिए, और जब ये पॉसिबल होगा तब नए लॉज और अच्छे लॉज बनेंगे, बेटर लॉज बनेंगे। लॉज ऑफ कंट्रोवर्शियल नेचर, फिर कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लॉ पार्लियामेंट पास करे वो हमेशा अच्छा ही हो या सब लोग उसको अच्छा ही माने। वी समटाइम्स हियर अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन दैट इवोक क्रिटिसिज्म एंड फेल टू गेट पॉपुलर सपोर्ट। कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, बट सच लॉज कैनॉट बी नेसेसरीली रिगार्डेड एज एक्सप्रेशंस और डायरेक्टिव्स ऑफ अ फ्यू पीपल।
Sometimes they end up offending and antagonizing a large section of people. These laws are criticized because they are not beneficial socially or culturally. In protest against such laws, meetings and rallies are held publicly, articles are written in newspapers and magazines and reports, and public debates are telecast on television. कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनके खिलाफ रैलीज, मीटिंग्स, लॉज, पता नहीं क्या क्या हो जाता है उनकी खिलाफत में, और आखिरकार फिर उस लॉ को हटाना ही पड़ता है, क्योंकि लॉज बनते लोगों के लिए हैं, लोग लॉज के लिए नहीं बने। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है पार्लियामेंट को कि जो लॉ वो बना रहे हैं वो लोगों को फेवर करें। फॉर एग्जाम्पल, द इशू ओवर द यूज़ ऑफ म्यूनिसिपल स्पेस बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स हैज़ बीन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। इसी तरीके का एक केस पहले भी हुआ था, जब म्यूनिसिपल की जो स्पेस है वो स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये मामला बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हुआ था। तो ये भी एक इस तरीके का कंट्रोवर्शियल लॉ था जिसने बहुत बड़ा हड़कंप मचाया था। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उसमें मैं एक क्विक लुक दे रही हूँ आपको यहाँ पर एक्सरसाइजेस की। इफ़ यू वांट आप वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन एक्सरसाइजेस का। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पिछले पेज पर 2 ही दिए हुए थे, बाकी के 3 यहाँ पर हैं। फिर ये हमारे मैच द फॉलोइंग हैं। ये आंसर द क्वेश्चंस in about 50 to 70 words, 80 to 100 words, and then think and answer.